नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कोर्टरूम। फायर, गोली चलाओ। बस एक शब्द था, न ऊंची आवाज, न कोई चेतावनी। जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर की जुबान से यह आदेश निकलते ही अमृतसर की जमीन कांप उठी। वो शब्द नहीं था, एक तूफान था जिसने 13 अप्रैल 1919 को दोपहर के लगभग 4:30 बजे हजारों लोगों की जिंदगी पल में बदल दी। धांय 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 गोलियों की आवाजें बाग की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। चीखें, दौड़ती भीड़, खून की धारें और हर तरफ सिर्फ एक खामोशी, मौत की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब के गांवों में यह पर्व सबसे बड़ा होता है। हजारों लोग अमृतसर आए थे, परंतु इस बार लोग मेलों के लिए नहीं, बल्कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। कई नेता गिरफ्तार हो चुके थे, खासकर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिनकी गिरफ्तारी ने शहर में आक्रोश भर दिया था। लोगों की मांग थी इन नेताओं को रिहा किया जाए। लोग नारे लगा रहे थे, हमें बोलने का हक दो, रोलेट एक्ट वापस लो। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया था, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। जनरल डायर ने इसे राजद्रोह माना। 13 अप्रैल की सुबह डायर को गुप्त सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। उसने अपने दस्ते को तैयार किया। 50 सैनिक, जिनमें गोरखा, बलूच और पठान शामिल थे, आधुनिक राइफल और 2 मशीन गन के साथ। लेकिन वो जानता था कि जलियांवाला बाग एक संकरे रास्ते से जुड़ा है, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। यानी एक बार अंदर फंस गए तो मौत तय। शाम के 4:30 बजे जनरल डायर बाग में दाखिल होता है। भीड़ पूरी तरह शांत थी। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े। कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं। पर डायर ने एक शब्द कहा, फायर, गोली चलाओ। और उसके सैनिकों ने 10 मिनट तक गोलियां चलाई। 1650 राउंड। सामने कोई भीड़ नहीं थी जो पत्थर मार रही थी। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं। और फिर भी मारे गए 379 लोग। हिंदुस्तानी सूत्रों के अनुसार संख्या 1000 से अधिक थी। एक कुआं बाग के बीचों बीच था। वहां लोग जान बचाने के लिए कूद गए। बाद में जब कुएं से शव निकाले गए तो संख्या 120 पार कर गई थी। जनरल डायर का बयान, आई वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, आई वॉन्टेड टू पनिश देम फॉर डिसोबीडियंस। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं उन्हें अवज्ञा के लिए सजा देना चाहता था। I would have used the machine guns if I could get them through the narrow entrance. But that was not possible. मैं मशीन गनों का भी इस्तेमाल करता अगर वे संकरे रास्ते से भीतर जा सकती, लेकिन वो संभव नहीं था। When they ran, I fired. When they tried to hide, I fired. I was determined to strike terror. जब वे भागे, मैंने गोली चलाई। जब वे छिपे, तब भी चलाई। मेरा उद्देश्य डर बैठाना था। अंग्रेजी अफसर माइकल ओडायर, पंजाब के गवर्नर, पूरी घटना से अवगत थे और उन्होंने इस कार्रवाई को समर्थन दिया। बाद में उन्होंने कहा, जनरल डायर एक्टेड करेक्टली। जनरल डायर ने बिल्कुल सही कार्य किया। इतिहासकार मानते हैं कि ओडायर ही डायर के मानसिक प्रेरक थे। 1915 के लाहौर षड्यंत्र केस के बाद से ही ओडायर पंजाब में दबाव बनाए रखना चाहते थे। जलियांवाला बाग की दीवारों में खून का रंग समा गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कभी माफी नहीं मांगी। उल्टा डायर को हीरो बताया गया। ब्रिटिश संसद में चर्चिल ने कहा, सच massacres must be condemned, else the empire has no soul. ऐसे नरसंहार की निंदा करनी ही होगी, नहीं तो साम्राज्य की आत्मा मर चुकी है।
लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने डायर को तुरंत नहीं हटाया, बल्कि हंटर कमेटी बनाई गई ताकि जांच हो सके। अब एंट्री होती है सर सी शंकरन नायर की, पूर्व जज, लॉ मेंबर और एक दृढ़ सोच वाले राष्ट्रवादी। जब जलियांवाला बाग का समाचार उनके कानों में पड़ा, उन्होंने उसी दिन इस्तीफा दिया। बाय रिमेनिंग इन द काउंसिल आई वुड बी बिट्रेइंग माई कंट्रीमैन। अगर मैं परिषद में रहा तो मैं अपने देशवासियों से धोखा करूंगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, दिस वॉज नॉट लॉ, दिस वॉज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये कानून नहीं था, ये सुनियोजित हत्या थी। नायर ने अपनी लड़ाई कोर्ट के बाहर भी जारी रखी। 1919 के अंत में उन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक कदम नहीं था, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी बगावत थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, दिस एक्ट हैज स्ट्रिप्ड द ब्रिटिश ऑफ एनी मॉरल राइट टू रूल इंडिया। इस कृत्य ने ब्रिटिशों से भारत पर शासन करने का कोई भी नैतिक अधिकार छीन लिया। ये बयान अखबारों में गूंजा। नायर की आवाज जलियांवाला बाग के लहू से जुड़ गई थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1924 में लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन में एक नया मोड़ आया। माइकल ओडायर ने नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। नायर ने अपनी किताब में ओडायर की नीतियों को जलियांवाला बाग नरसंहार का कारण बताया था। कोर्ट में नायर को बुलाया गया। ब्रिटिश वकील ने उनसे कहा, मिस्टर नायर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू आर एक्यूजिंग द एम्पायर। श्री नायर, आपको समझना होगा, आप साम्राज्य पर आरोप लगा रहे हैं। नायर ने सीधे उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, आई एम नॉट एक्यूजिंग द एम्पायर, आई एम एक्सपोजिंग द ट्रूथ। मैं साम्राज्य पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच उजागर कर रहा हूं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, इंडियन एक्स काउंसिल मेंबर अक्यूजेस गवर्नर ऑफ मर्डर। भारतीय पूर्व परिषद सदस्य ने गवर्नर पर हत्या का आरोप लगाया। द एम्पायर वर्सेस कॉन्शियंस, साम्राज्य बनाम अंतरात्मा। मिस्टर नायर स्टैंड्स अलोन बट स्पीक्स फॉर मिलियंस। नायर अकेले खड़े हैं, लेकिन लाखों की आवाज बन गए। डायर और ओडायर ने कोर्ट में बचाव किया। उनका तर्क था, नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के लिए जरूरी था। लेकिन नायर ने तथ्यों को सामने रखा। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई मेडिकल सहायता नहीं दी गई थी, मारे गए लोगों की पहचान तक नहीं की गई थी, एक भी ब्रिटिश नागरिक घायल नहीं हुआ था। नायर ने कहा, दिस वॉज नॉट लॉ एनफोर्समेंट, दिस वॉज पनिशमेंट फॉर डेयरिंग टू स्पीक। ये कानून लागू करना नहीं था, ये सजा थी बोलने की हिम्मत करने की। कोर्ट ने फैसला ओडायर के पक्ष में दिया, लेकिन नैतिक जीत नायर की हुई। ब्रिटिश अखबारों ने लिखा, ही लॉस्ट द केस बट वन द बैटल ऑफ ट्रूथ। वो केस हार गए, लेकिन सत्य की जंग जीत गए। नायर की आवाज जलियांवाला बाग की मिट्टी से उठकर लंदन की अदालतों तक गूंज रही थी। वो अकेले थे, लेकिन उनकी आवाज में लाखों भारतीयों का दर्द था। 13 अप्रैल 1919 की रात अमृतसर पर भारी पड़ गई थी। जलियांवाला बाग में गोलीबारी थम चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज हर गली में सुनाई दे रही थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों घायल थे। कर्फ्यू की वजह से कोई मदद नहीं पहुंच सका। घायल लोग रात भर तड़पते रहे। परिवार अपने प्रियजनों को खोजने के लिए बेचैन थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती ने शहर को जकड़ रखा था। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने बैरक में लौट चुके थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें दावा किया कि भीड़ ने उन पर हमला किया था और गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई। ये टेलीग्राम हंटर कमीशन की जांच में बाद में सामने आया, जिसने डायर के दावे को झूठा साबित किया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को डायर का यह संदेश मिला। उन्होंने बिना देर किए जवाब दिया। हंटर कमीशन में दर्ज उनके टेलीग्राम में लिखा था,
यू हैव एक्टेड विद डिसिशन एंड विगर। आपने दृढ़ता और जोश के साथ कार्रवाई की। यह संदेश डायर के लिए एक तरह की शाबाशी था। माइकल ओडायर ने नरसंहार को सही ठहराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह कदम पंजाब में अशांति को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन सच्चाई यह थी कि जलियांवाला बाग में कोई हथियार नहीं थे, कोई विद्रोह नहीं था। यह बात बाद में हंटर कमीशन की जांच में सामने आई, जिसके लिए यह बयान दर्ज हुआ। द क्राउड वॉज अनार्म्ड एंड पीसफुल। भीड़ निहत थी और शांतिपूर्ण थी। नरसंहार की खबर धीरे धीरे अमृतसर से बाहर फैली, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू थी। भारतीयों को इस घटना के बारे में खुलकर लिखने की इजाजत नहीं थी। फिर भी कुछ अखबारों ने हिम्मत दिखाई। अमृत बाजार पत्रिका ने 20 अप्रैल 1919 को लिखा, अमृतसर हैज विटनेस्ड अ मैसेकर दैट शेम्स ह्यूमैनिटी। अमृतसर ने एक नरसंहार देखा जो मानवता को शर्मसार करता है। ये सुर्खी ब्रिटिश अधिकारियों को नागवार गुजरी। दूसरी ओर ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने डायर का बचाव करते हुए लिखा, जनरल डायर सेव्ड पंजाब फ्रॉम रिबेलियन। जनरल डायर ने पंजाब को विद्रोह से बचाया। ये दोनों सुर्खियां उस समय के माहौल को दर्शाती थी। भारतीयों का गुस्सा और ब्रिटिशों का अहंकार। जलियांवाला बाग की सच्चाई को दबाना आसान नहीं था। पूरे भारत में आक्रोश फैल रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए। पंजाब में हालात और बिगड़ गए क्योंकि माइकल ओडायर ने 15 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया। यह मार्शल लॉ इतना क्रूर था कि उसने नरसंहार के घावों को और गहरा कर दिया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है कि अमृतसर में कई निर्दोष लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। एक कुख्यात आदेश था, क्रॉलिंग ऑर्डर। 19 अप्रैल को डायर ने एक गली में, जहां एक ब्रिटिश महिला पर हमले की अफवाह थी, भारतीयों को पेट के बल रेंगने का हुक्म दिया। कमीशन में इसकी पुष्टि हुई कि कम से कम 50 लोगों को इस अपमानजनक सजा से गुजरना पड़ा। ये आदेश डायर की मानसिकता को और उजागर करता था। मार्शल लॉ के तहत सैकड़ों लोगों को कोड़े मारे गए। हंटर कमीशन में एक गवाही दर्ज है जिसमें एक स्थानीय निवासी ने कहा, वी वर फ्लॉग्ड फॉर नो क्राइम। हमें बिना किसी अपराध के कोड़े मारे गए। अमृतसर और लाहौर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। रात में लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। माइकल ओडायर ने इन कदमों को लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बताया, लेकिन भारतीयों के लिए यह दमन की पराकाष्ठा थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मार्शल लॉ ने पंजाब को एन ओपन प्रिजन, खुली जेल बना दिया। उनकी यह रिपोर्ट 1920 में कांग्रेस के सामने पेश की गई थी। इस बीच जलियांवाला बाग की सच्चाई को सामने लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। सर शंकरन नायर, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, इस नरसंहार से गहरे आहत थे। उन्होंने पहले ही अपनी आपत्ति वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक पहुंचाई थी, लेकिन अब उनकी नाराजगी और मुखर हो गई। नायर ने ब्रिटिश प्रशासन की चुप्पी और डायर के बचाव को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने 1919 के मध्य में एक लेख लिखा जो बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा। इसमें उन्होंने लिखा, द पंजाब अट्रॉसिटीज हैव एक्सपोज्ड द हॉलोनेस ऑफ ब्रिटिश जस्टिस। पंजाब के अत्याचारों ने ब्रिटिश न्याय की खोखली सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह बयान उस समय की एक बड़ी सुर्खी बना। नायर की यह बात ब्रिटिश अधिकारियों को चुभ गई। उन्होंने इसे व्यक्तिगत हमला माना, लेकिन नायर रुके नहीं। उन्होंने हंटर कमीशन के गठन की मांग को और जोर दिया। यह कमीशन अक्टूबर 1919 में बनाया गया, जिसका मकसद नरसंहार और मार्शल लॉ की जांच करना था। कमीशन में 5 ब्रिटिश और 3 भारतीय सदस्य थे, जिनमें पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद शामिल थे। लेकिन नायर को इसकी निष्पक्षता पर शक था।
उन्होंने अपने एक पत्र में, जो बाद में प्रेस में लीक हुआ, लिखा, अ कमीशन डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश मेंबर्स कैनॉट डिलीवर जस्टिस। ब्रिटिश सदस्यों के दबदबे वाला कमीशन न्याय नहीं दे सकता। यह पत्र यंग इंडिया में 1920 में छपा और सुर्खियां बना। हंटर कमीशन की जांच नवंबर 1919 में शुरू हुई। डायर को बुलाया गया। उनकी पूछताछ कई दिन चली। कमीशन में डायर ने अपनी कार्रवाई को फिर से सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, माई इंटेंशन वॉज टू इन्फ्लिक्ट अ लेसन दैट वुड नॉट बी फॉरगॉटन। मेरा इरादा एक ऐसा सबक सिखाना था जो भुलाया न जाए। यह बयान हंटर कमीशन की आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज है। कमीशन ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचा था। डायर का जवाब था, आई थिंक इट क्वाइट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्पर्स्ड देम विदाउट फायरिंग। मुझे लगता है कि मैं बिना गोली चलाए उन्हें तितर बितर कर सकता था। यह स्वीकारोक्ति कोर्ट में गूंज उठी। यह साबित करता था कि गोलीबारी जरूरी नहीं थी। कमीशन ने डायर की कार्रवाई को एक्सेसिव, अत्यधिक माना, लेकिन कोई सजा नहीं दी। हंटर कमीशन की अंतिम रिपोर्ट मई 1920 में आई। इसमें लिखा था, जनरल डायर्स एक्शन वॉज बियॉन्ड वॉट वॉज नेसेसरी। जनरल डायर की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन डायर को सिर्फ भारत से वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। माइकल ओडायर को कोई सजा नहीं मिली। इस रिपोर्ट ने भारतीयों के गुस्से को और भड़का दिया। लीडर अखबार ने 10 जून 1920 को लिखा, हंटर कमीशन हैज फेल्ड द पीपल ऑफ इंडिया। हंटर कमीशन ने भारत के लोगों के साथ धोखा किया है। यह सुर्खी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। नरसंहार के पीड़ितों की सही संख्या पर भी विवाद रहा। ब्रिटिश रिकॉर्ड ने 379 मृतकों की बात कही, लेकिन भारतीय स्रोतों ने इसे 1000 से ज्यादा बताया। पंडित मदन मोहन मालवीय की 1920 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि कम से कम 1200 लोग मारे गए। शहीदी कुएं में 120 से ज्यादा लाशें मिली थी। जैसा कि स्थानीय गवाहों ने कमीशन को बताया, यह संख्या अति संवेदनशील है और इसका स्रोत मालवीय की रिपोर्ट और हंटर कमीशन की गवाही है। मैं इसे और विस्तार से नहीं लिखूंगा ताकि संवेदनशीलता बनी रहे। शंकरन नायर इस नाकाम जांच से और नाराज हुए। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन की बेईमानी का सबूत माना। 1920 के शुरू में उन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे का पत्र, जो बाद में प्रेस में छपा, में लिखा था, आई कैनॉट बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट जस्टिफाइज सच अट्रॉसिटीज। मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जो ऐसे अत्याचारों को सही ठहराती है। यह बयान इंडियन डेली न्यूज में 15 मार्च 1920 को सुर्खी बना। नायर का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं था, ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। हंटर कमीशन की नाकामी और मार्शल लॉ की क्रूरता ने जलियांवाला बाग को और बड़ा प्रतीक बना दिया। पंजाब के लोग डर और गुस्से के बीच जी रहे थे, लेकिन नायर जैसे लोग इस सच्चाई को दबने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने लेखों में बार बार इस नरसंहार को उठाया। एक लेख में जो 1920 में न्यू इंडिया में छपा, नायर ने लिखा, द वुंड्स ऑफ जलियांवाला बाग विल नॉट हील अंटिल जस्टिस इज डन। जलियांवाला बाग के घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। यह बयान उस समय की एक और चर्चित सुर्खी बना। जलियांवाला बाग की मिट्टी अब सिर्फ खून से सनी नहीं थी, वो उन लोगों की गवाही बन चुकी थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और नायर की आवाज उस गवाही को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया थी। लेकिन उनकी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और कोर्ट, एक और जंग लंदन में उनका इंतजार कर रही थी। लंदन की सड़कें सर्द थी, लेकिन किंग्स बेंच डिवीजन की अदालत में उस दिन गर्मा गर्मी थी। 1924 का साल था। सर शंकरन नायर एक लंबी लड़ाई के बीच खड़े थे। जलियांवाला बाग नरसंहार को 4 साल बीत चुके थे।
लेकिन उसकी चीखें अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी किताब गांधी एंड एनर्की में माइकल ओडायर की नीतियों को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराने की वजह से वो इस कोर्ट में थे। ओडायर ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका था। कोर्ट रूम में ब्रिटिश वकील अपनी मेज पर कागजात सजा रहे थे। नायर सामने खड़े थे, नजरें सीधी, आवाज में ठहराव। उनके लिए यह मुकदमा सिर्फ कानूनी जंग नहीं था, ये जलियांवाला बाग के उन हजारों लोगों का इंसाफ था जिनका खून मिट्टी में समा गया था। मुकदमे की शुरुआत में ब्रिटिश वकील ने नायर को आड़े हाथ लिया। कोर्ट के रिकॉर्ड में उनके सवाल को दर्ज किया गया, मिस्टर नायर, डू यू नॉट थिंक योर बुक हैज डिफेम्ड द गुड नेम ऑफ अ लॉयल सर्वेंट ऑफ द क्राउन? श्री नायर, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी किताब ने ताज के वफादार सेवक का नाम बदनाम किया है? नायर ने बिना झिझक जवाब दिया, आई हैव ओनली रिटन व्हाट द फैक्ट्स रिवील। मैंने वही लिखा जो तथ्य बताते हैं। यह जवाब कोर्ट में एक पल के लिए सन्नाटा ले आया। नायर ने अपनी बात को और साफ किया। उन्होंने कहा कि माइकल ओडायर ने पंजाब में ऐसी नीतियां बनाई जिन्होंने नरसंहार को जन्म दिया। उनके शब्द कोर्ट की कार्यवाही में दर्ज है, दी पॉलिसीज इन पंजाब वर नॉट ऑफ गवर्नेंस बट ऑफ ऑपरेशन। पंजाब की नीतियां शासन की नहीं, दमन की थी। नायर ने कोर्ट में तथ्य सामने रखे। उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना को फिर से उठाया, लेकिन इस बार नए सबूतों के साथ। उन्होंने हंटर कमीशन की गवाही का हवाला दिया, जिसमें एक स्थानीय गवाह ने कहा था, देयर वर चिल्ड्रन अमंग द डेड। मृतकों में बच्चे भी थे। नायर ने बताया कि बाग में कोई हथियार नहीं मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि गोलीबारी के बाद घायलों को कोई मदद नहीं दी गई। कोर्ट में एक और सवाल उठा। वकील ने पूछा, मिस्टर नायर, आर यू सजेस्टिंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्टेड विद मैलिस? श्री नायर, क्या आप कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दुर्भावना से काम किया? नायर का जवाब था, आई सजेस्ट दैट हिज एक्शंस लेड टू अ ट्रेजेडी दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। मैं कह रहा हूं कि उनके कदमों ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे टाला जा सकता था। यह संवाद 1924 की कोर्ट कार्यवाही में दर्ज है और बाद में अखबारों में गूंजा। माइकल ओडायर कोर्ट में अपने बचाव के लिए खड़े हुए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अशांति को काबू करने के लिए सख्ती जरूरी थी। कोर्ट रिकॉर्ड में उनके शब्द हैं, आई एक्टेड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मैंने ब्रिटिश नागरिकों की जान बचाने के लिए कदम उठाए। लेकिन नायर ने उनके इस दावे को खारिज किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर जान बचाना मकसद था तो निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चली? उन्होंने एक और तथ्य सामने रखा जो पंजाब के स्थानीय नेताओं की 1920 की एक रिपोर्ट में दर्ज था। नरसंहार के बाद अमृतसर में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि गोलीबारी का कोई औचित्य नहीं था। नायर ने कहा, द मासकर डिड नॉट स्टॉप अ रिबेलियन, इट क्रिएटेड वन। नरसंहार ने विद्रोह को नहीं रोका, उसने एक विद्रोह को जन्म दिया। कोर्ट में नायर ने जलियांवाला बाग के शहीदी कुएं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन वहां भी मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1920 की कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट में दर्ज है कि कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए थे। नायर ने यह भी कहा कि माइकल ओडायर ने नरसंहार के बाद पंजाब में सख्ती और बढ़ा दी थी। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अमृतसर में एक स्कूल शिक्षक को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने नरसंहार की निंदा की थी। यह तथ्य पंजाब के एक स्थानीय अखबार केसरी 1919 की एक रपट में दर्ज है। मुकदमे के दौरान नायर ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कोर्ट से कहा, द ट्रूथ ऑफ जलियांवाला बाग कैनॉट बी बेरीड अंडर लीगल आर्ग्यूमेंट्स। जलियांवाला बाग की सच्चाई को कानूनी दलीलों के नीचे दबाया नहीं जा सकता। यह बयान कोर्ट की दीवारों से बाहर निकलकर अखबारों तक पहुंचा। द ट्रिब्यून ने 10 जुलाई 1924 को लिखा,
नायर फाइट्स नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द वॉइसलेस। नायर अपने लिए नहीं, उन बेकसूरों के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी नायर की हिम्मत को सराहा। 12 जुलाई 1924 को उनकी सुर्खी थी, अ लोन इंडियन वॉइस डेयर्स टू क्वेश्चन द एम्पायर। एक अकेली भारतीय आवाज ने साम्राज्य पर सवाल उठाने की हिम्मत की। कोर्ट की कार्यवाही हफ्तों चली। नायर ने हर सवाल का जवाब सबूतों के साथ दिया, लेकिन ब्रिटिश न्याय व्यवस्था अपने साम्राज्य की हिफाजत में जुटी थी। आखिरकार फैसला आया। कोर्ट ने माइकल ओडायर के पक्ष में निर्णय सुनाया। नायर को मानहानि का दोषी ठहराया गया। यह खबर भारत और ब्रिटेन में फैल गई, लेकिन इस फैसले ने नायर की आवाज को नहीं दबाया। इंडियन डेली न्यूज ने 20 जुलाई 1924 को लिखा, द कोर्ट में हैव रूल्ड अगेंस्ट नायर बट द ट्रूथ स्टैंड्स विद हिम। कोर्ट ने नायर के खिलाफ फैसला दिया हो, लेकिन सच्चाई उनके साथ है। एक अन्य अखबार द पायनियर ने सुर्खी छापी, नायर्स लॉस इज अ मोरल ट्रायम्फ। नायर की हार एक नैतिक जीत है। मुकदमे के बाद नायर लंदन से भारत लौट आए। उनकी हिम्मत टूटी नहीं। उन्होंने अपने लेखों में जलियांवाला बाग को जिंदा रखा। 1926 में न्यू इंडिया में छपे एक लेख में उन्होंने लिखा, द मेमोरी ऑफ जलियांवाला बाग इज अ कॉल टू रेजिस्ट ऑपरेशन। जलियांवाला बाग की स्मृति दमन के खिलाफ लड़ने का आह्वान है। ये लेख उस समय की एक और चर्चित सुर्खी बना जब अमृत बाजार पत्रिका ने इसे छापा। नायर ने अपनी किताबों और भाषणों में भी इस नरसंहार को बार बार उठाया। उनकी लेखनी एक दस्तावेज थी जो सच्चाई को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई थी। जलियांवाला बाग का दर्द पंजाब में सबसे गहरा था। नरसंहार के बाद अमृतसर की गलियों में सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे में एक नया जज्बा जम ले रहा था। लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ और मुखर हो गए। स्थानीय नेताओं ने पीड़ितों के लिए राहत कार्य शुरू किए। 1921 में एक समिति बनी जिसने नरसंहार के घायलों और मृतकों के परिवारों को मदद दी। इस समिति की एक रिपोर्ट में लिखा था, जलियांवाला बाग हैज बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। जलियांवाला बाग प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। यह बयान केसरी अखबार में 1921 में छपा। शहीदी कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं था, वो उन लोगों की याद का प्रतीक बन चुका था जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 1920 की एक स्थानीय गवाही जो कांग्रेस जांच समिति में दर्ज है, में बताया गया कि लोग हर बैसाखी पर कुएं के पास इकट्ठा होते थे। ब्रिटिश प्रशासन ने ऐसी सभाओं पर पाबंदी लगाई, लेकिन लोग फिर भी चुपके से वहां श्रद्धांजलि देने आते थे। ये गवाही उस समय के दस्तावेजों में सुरक्षित है। नरसंहार की सच्चाई को दबाने की हर कोशिश नाकाम रही। पंजाब के लोग उस दर्द को भूले नहीं। नरसंहार ने उनके दिलों में एक ऐसी आग जलाई जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भड़कती गई। नायर ने इस आग को हवा दी। उन्होंने अपने आखिरी सालों में भी इस सच्चाई को जिंदा रखा। 1934 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने द हिंदू में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा, जलियांवाला बाग teaches us that silence in the face of injustice is a crime. जलियांवाला बाग हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने चुप्पी एक अपराध है। ये उनकी आखिरी दर्ज सुर्खी थी। नायर की आवाज अब सिर्फ उनकी नहीं थी, वो उन सैकड़ों लोगों की चीख थी जो बाग में मारे गए थे। वो उन हजारों की पुकार थी जो घायल हुए थे। वो उस मिट्टी की गवाही थी जो खून से लाल हो गई थी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक सबक बन गया, न्याय का, हिम्मत का और सच्चाई का। और नायर की वो आवाज जो कोर्ट की दीवारों से लेकर पंजाब की गलियों तक गूंजी, कभी खामोश नहीं हुई। वो मिट्टी आज भी उस आवाज को संजोए हुए है।